देवशी बारिया, इनका सवाल है कि भारत में जो आगे चलकर भारत कंगाल हुआ उसमें जाति प्रथा का कितना बड़ा हिस्सा है। जाति प्रथा के भारत में दो पहलू हैं। एक तो भारत में जाति प्रथा ये कोई धार्मिक आधार पर निर्माण नहीं हुई है, यानी अगर हम माने भी कि मनुस्मृति आधार है तो उसमें जाति प्रथा नहीं है, केवल वर्ण व्यवस्था है। और पहले तो वर्ण व्यवस्था में एक दूसरे के साथ में रोटी बेटी व्यवहार थे, अस्पृश्यता नाम की कोई चीज नहीं थी, भेद थे वर्ण में, अधिकारों में विषमता थी। ब्राह्मण स्त्री शूद्र वैश्य और क्षत्रिय स्त्री व्यक्ति से पुरुष से शादी नहीं कर सकते थे, लेकिन ब्राह्मण पुरुष तीनों वर्णों के स्त्रियों के साथ में शादी कर सकता था। उच्च जाति के स्त्री के साथ में शादी वर्ज्य थी। ये बात ठीक है, ये बात थी, लेकिन रोटी व्यवहार में कोई बंदी नहीं थी। ये इस ढंग के विवाह होते थे और शूद्र को जो बच्चा पैदा होता था वो ब्राह्मण माना जाता था, यानी शूद्र स्त्री को ब्राह्मण से जो बच्चा पैदा होता था वो ब्राह्मण माना जाता था। इसका मतलब ये जो वर्ण थे ये बहुत कड़े नहीं थे, क्योंकि जो ब्राह्मण की शूद्र स्त्री है उसके बहन की शादी अगर शूद्र से हुई है तो इस ब्राह्मण लड़के का मौसेरा भाई शूद्र रहा, मौसी भी शूद्र है, मामा भी शूद्र है, तो इनमें आपस में तो भाईचारा रहता होगा ना, संबंध रहते होंगे। तो जाति व्यवस्था को धार्मिक आधार तो नहीं है। अगर धार्मिक आधार ये मनुस्मृति माने भी तो भी धीरे धीरे क्या हो गया कि ये रक्त शुद्धि का आग्रह बढ़ते गया। कारण कुछ भी होगा, कलर कारण होगा, व्यवहार कारण होगा, कि ये जो अलाउड था कि शूद्र स्त्री के साथ में शादी करना, वैश्य के साथ शादी करना, उस पर पाबंदी ला गई। ब्राह्मणों ने केवल ब्राह्मण स्त्री के साथ ही शादी करनी चाहिए। जो ब्राह्मण शूद्र स्त्री के साथ शादी करेगा वो ब्राह्मण्य से मुक्त हो जाएगा। ये बाद में मनुस्मृति में डाला गया। जब ब्राह्मण को ब्राह्मण की शादी तक सीमित करने का प्रयास हुआ तो ये सीमित करने का प्रयास वहां तक सीमित नहीं होता है, फिर ब्राह्मणों में भी कुछ उच्च, ब्राह्मणों में जो कोकणस्थ हो गए उन्होंने कोकणस्थ लड़की के साथ ही शादी करनी चाहिए, देशस्थ नहीं देशस्थ के साथ करनी चाहिए, ये उसमें क्रम पैदा होते गए। और शायद ये रक्त शुद्धि के आग्रह के कारण आगे चलकर उसमें से जाति व्यवस्था पनपी, ये हम अंदाजा कर सकते हैं। मनुस्मृति का जो काल है वो माना जाता है साधारणतः 2500 साल पहले से 2000 साल पहले तक। उस समय तो जाति व्यवस्था थी नहीं, यानी क्रिश्चियनिटी के अवतरण के बाद 2000 साल पहले के बाद, जब से हम आज 2019 में हैं, तो यीशु ख्रिस्त जन्म से हम मापते हैं इसको, ये 2000 सालों में कभी तो भी जाति व्यवस्था निर्माण हुई, इतना तो हमें दिखता है। ये जाति व्यवस्था क्यों निर्माण हुई होगी? तो रक्त शुद्धि का आग्रह, बेटी बंदी के व्यवहार के कारण, इतना तो क्लियर कट दिखता है। तब रोटी बंदी नहीं थी। उसको आधार क्या मिला? तब तक हमारे गांव स्वयंपूर्ण हो चुके थे, इतना तो हम देखते हैं। गांव एक इकाई बन चुका था।
हमारा हर गांव आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह से स्वतंत्र था। गांव के लोगों के आपस में व्यवहार परस्पर डिपेंडेंट व्यवहार थे। गांव में काम करने वाला जो बढ़ई है, सुतार है, इस बढ़ई को हर काम के पैसे नहीं मिलते थे। उसका साल भर का कॉन्ट्रैक्ट होता था खेतीहर के साथ में। खेतीहर का वो हर काम करेगा और हर साल उसको ये अनाज दिया जाएगा। जो तेल निर्माण करता है, तेली है, ये तेली का बढ़ई के साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट होता था कि तेली के जो भी लकड़े के काम हो गए वो बढ़ई करेगा और उसके एवज में ये इतना इतना तेल इसको देगा। ये रिलेशन काम पर डिपेंड नहीं होता था, काल पर डिपेंड होता था। साल में ये कितना काम होगा, जितना होगा उतना होगा। कितना तेल मिलेगा, जितना इसको आवश्यक है उतना तेल मिलेगा। ये सब रिलेशन ऐसे थे गांव में। और गांव को नमक के अलावा कुछ खरीदना नहीं पड़ता था, सभी चीजें गांव में बनती थी। इसलिए एक गांव या 2-3 गांव मिलकर इकाई बन गई थी, गांव स्वयं पूर्ण बने थे। अब सीधी सी बात है, जो बढ़ई है उसका बेटा अत्युत्तम बढ़ई बनेगा, लोहार है उसका बेटा उत्तम लोहार बनेगा। इस ढंग से ये हजारों सालों तक परंपरा चलते आई, जो भारत का सामर्थ्य भी था। इसी कारण भारत पर इतने आक्रमण हुए, कुछ भी हुए, फिर भी भारत जिंदा रहा। उसके पीछे का ये कारण था। ये भारत की अर्थव्यवस्था का मूल भी था, सामर्थ्य भी था। लेकिन जैसे ही ये रक्त शुद्धि के आग्रह के खातिर जाति पनपते गई, क्योंकि बेटी बंदी शुरू हुई, ये बेटी बंदी का असर, जैसा हमेशा जिनको ऊंचा माना जाता है उनका अनुकरण करने का प्रयास निचले लोग करते हैं। तो ये बात क्षत्रियों में आई होगी, यही बात फिर वैश्यों में आई होगी, यही बात बाद में शूद्रों में आई होगी, और शायद ये रक्त शुद्धि के आग्रह के कारण उसका परिणाम जाति व्यवस्था में हुआ। उसमें भी फिर जैसे ब्राह्मणों में अलग अलग कोकणस्थ, देशस्थ, अमुक तमुक अलग अलग बने, वैसे इसमें भी अलग अलग बने, हर जाति में अलग अलग बने। और फिर धीरे धीरे उसमें कभी तो भी रोटी बंदी का व्यवहार शुरू हुआ। ऊंच नीच का भेष तो थोड़ा बहुत था ही, वो ज़्यादा तीव्र होते गया। वो इतना ज़्यादा तीव्र बना कि उसमें से अस्पृश्यतापन भी। ये 2000 सालों में जाति व्यवस्था बनना और उसमें से अस्पृश्यता का निर्माण होना, ये दिखता है। अस्पृश्यता के उदाहरण हमें कहां से मिलते हैं? शिवाजी के समय अस्पृश्यता थी, अभी तक थी, अभी भी है भारत में। ज्ञानेश्वर जी 700 साल पहले हुए, तब अस्पृश्यता थी। उसके पहले के हमें सटीक उदाहरण बोलेंगे या प्रमाण मिलेंगे, बोलेंगे वो नहीं मिलते। तो अस्पृश्यता कब निर्माण हुई? 2000 साल पहले तो डेफिनेटली नहीं थे, नहीं तो मनुस्मृति में आ जाती हो। वहां कहीं भी छुआछूत का उल्लेख नहीं, वहां स्पष्ट नियम है, अन्यायकारक नियम भी स्पष्ट है, छुआछूत का कोई उल्लेख नहीं। तो कहीं तो भी 2000 साल से लेकर 700 के बीच में, 700 साल पहले तक कभी ना कभी ये अस्पृश्यता निर्माण हुई होगी। जाति व्यवस्था पहले से निर्माण होती गई, बाद में कभी तो भी अस्पृश्यता निर्माण हुई। उसके कारण हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ये तो फैक्ट। क्योंकि बीच के कम से कम 500-600, 700-800 साल ऐसे हैं कि जहां बाहर के आक्रमणकारी हमारे देश में नहीं आए। यहां आपस में लड़ाइयां राजा राजाओं में चलती थी। गांव स्वयं पूर्ण थे, इसलिए ज्यादा बिगड़ता नहीं था। ये राजा आया क्या और वो राजा आया क्या, इससे कोई ज्यादा बिगड़ता नहीं था। लेकिन जब शक और खून की टोनियां आने लग गई, वो लूट कर ले जाने लग गई,
तब ये सवाल खड़ा हुआ कि इनसे सुरक्षा कौन करे। यहाँ के जो भी राजा थे वो असमर्थ ठहरे, क्योंकि उनके पास मर्यादित सैनिक थे। मर्यादित सैनिक इसलिए थे कि केवल क्षत्रिय लड़ते थे, बाकी जातियों के लोग लड़ते नहीं थे। लड़ने वाले लोगों की संख्या कम। राजाओं का बिगड़ता नहीं था, क्योंकि उनके राज में गांव स्वयंपूर्ण थे। ज़्यादा कोई, जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा ज़्यादा नहीं रहता था। केवल गांव के लोगों से लगान लेना है और तुमको उनको सुरक्षा प्रदान करनी है, इतना ही काम था। तो उसके सैनिक मर्यादित थे। ये जो टोलियां बाहर से आते थे, शकुन वगैरह वगैरह के, ये बहुत ही बारबेरियंस लोग थे, मारकाट करने वाले लोग थे। दिन रात लोगों को काटना ये उनके जीवन का हिस्सा था, और लूट के ले जाते थे। वो कोई प्रोडक्शन वगैरह करने के झंझट में नहीं पड़ते थे, लूटना यही उनका व्यवसाय था। उन लोगों के आगे ये टिक नहीं पाया, और फिर भारत धीरे धीरे गुलाम बनते गया, क्योंकि शस्त्र काफ़ी सालों से भारत के लोग छोड़ चुके थे। उनको इसकी आवश्यकता नहीं बची थी। काफ़ी सुजलाम सुफलाम बने थे, जाने अनजाने में सुरक्षितता प्रदान हुई थी। राजे लोग एक दूसरे के साथ में लड़ाई करते थे। लड़ाई करने के बाद में जनरली ऐसा होता था कि राजा अगर लड़ाई में हार गया तो दूसरे के कब्जे में जाता था। गांव के लोग इस राजा के एवज में उस दूसरे राजा को लगान देते थे, बात खत्म हो जाती थी। इसलिए गांव में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। अगर उस गांव में लड़ाई नहीं हुई तो ज़्यादा फर्क नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब लगान लेने वाले लोग नहीं आए, लूटने वाले लोग आए, लूट कर ले जा रहे। और धीरे धीरे मुस्लिम लोग भारत में ठहर गए, और फिर अंग्रेज आए, उन्होंने यहाँ की अर्थव्यवस्था ही खत्म कर डाली। गांव की जो अर्थव्यवस्था थी उसी को खत्म कर डाला। तो भारत में जो भी सामर्थ्य भारत ने प्राप्त किया था, जाति व्यवस्था के कारण उसने वो गंवाया। ये तो हमको दिखता है, स्पष्ट दिखता है। यह बात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी अपने किताबों में कही है, फूले जी ने भी कही है, कई लोगों ने इस बात को रखा है।